मुझे एक नीम रोशन राहदारी में से गुजारकर एक बड़े कुशादा और रोशन कमरे में ले गई जहां कालीन बिछे थे। एक तरफ तख्त पर गाँव तकिए लगे थे, तानपुरे और तबलों की जोड़ियां भी मौजूद थीं। एक बूढ़ा आदमी हारमोनियम बजा रहा था और एक लड़की रक्स करने के बाद अपने घुंघरू उतार रही थी। बड़े कीमती सोफे थे, दीवारों पर पर्दे लटके हुए थे। जा बजा कृष्ण और गोपियों और शोपारूतियों के रक्स के अंदाज की तस्वीरें लगी थीं। कोनों में भी शिव देवता के कांसी के मुजस्मे खड़े थे। लड़की ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप बैठें, देवी जी अभी आती हैं। जो लड़की घुंघरू उतार रही थी उसने घुंघरू को उतार कर चूमा और माथे से लगाया और फिर हारमोनियम बजाने वाले बूढ़े के हवाले करके बूढ़े के घुटनों को हाथ लगाकर अपने कानों को हाथ लगाया और हाथ जोड़े पिछले कदमों कमरे से निकल गई। हारमोनियम बजाने वाले बूढ़े ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी और धीमे सुरों में हारमोनियम बजाता रहा। मैंने अपने ऊपर वही मुतकब्बिराना कैफियत तारी कर ली थी जो एक नकली पीर अपने किसी ज़ईफ़ुल एतकाद मुरीद के घर जाकर अपने ऊपर तारी कर लेता है। मैं बड़ी शान से गर्दन उठाए बैठा बूढ़े को हारमोनियम पर उंगलियां चलाते देखता रहा। इतने में अकबी दरवाजे का रेशमी पर्दा हटा और एक गोरे रंग की भरे भरे बदन वाली औरत अंदर दाखिल हुई। इसके लंबे बाल शानों पर मोतिये और रजनीगंधा के फूलों के हारों में बंधे हुए थे। कान में नीले रंग का पत्थर चमक रहा था। गले में भी इसी रंग की माला थी। इसने हल्के नीले रंग का ब्लाउज और गहरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ब्लाउज के नीचे से इसका गोरा बदन साफ नजर आ रहा था। ये कोई नई बात नहीं थी। इंडिया में औरतें इसी तरह का लिबास पहनती हैं और ब्लाउज के नीचे से नाभ से ज़रा ऊपर तक इनके पेट नंगे होते हैं। इसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। मैंने इसे पहचान लिया। ये वही औरत थी जिसका ड्राइंग रूम में तस्वीर लगी हुई थी। उम्र इसकी 30-32 बरस के दरमियान होगी। उसने एक शान बेनियाजी से मेरी तरफ निगाह डाली और मुझसे कोई बात किए बगैर हारमोनियम बजाने वाले बूढ़े की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, महाराज आप ऊपर वाले कमरे में जाएं, स्टूडेंट लड़कियां आ गई होंगी। महाराज ने हारमोनियम बंद करके उठाया और औरत को नमस्कार करके बाहर निकल गया। अब औरत ने, जो यकीनन रीना लैनी देवी थी, मेरी तरफ देखा। चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट सजाए वो मेरे सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गई। नकली मुस्कुराहट फौरी गायब हो गई। इसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा, आप अपनी कज़न को डांस सेंटर में एडमिट कराना चाहते हैं? मैंने अपने चेहरे को पत्थर की तरह संजीदा बनाया हुआ था। मैंने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, हाँ मैडम, लेकिन आपकी कज़न तो दिल्ली में रहती है। मैंने कहा, वो अहमदाबाद अपनी मासी के पास आकर रह लेगी। मगर मैडम, आपने अपना तारुफ नहीं कराया। इस औरत ने ज़रा सा चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे उसे मेरा इसी तरह से बेतकल्लुफ़ी से बात करना अच्छा न लगा हो। कहने लगी, मैं रीना लैनी देवी हूँ, साराबाई डांस सेंटर की मालिका। मैंने भी बेनियाजी का इजहार करते हुए कहा, क्या मेरी कज़न को आपके यहाँ दाखिला मिल जाएगा? रीना लैनी देवी को ये बात भी महसूस हुई थी कि मैंने उसकी इस बात को कोई अहमियत नहीं दी कि वो डांस सेंटर की मालिका है। इसका बोलने का अंदाज भी बता रहा था कि वो मुझसे चिढ़ सी गई है। अपनी साड़ी के पल्लू को अपने घुटनों पर करते हुए उसने बेनियाजी के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, सॉरी सर, इस वक्त सेंटर में किसी नए स्टूडेंट के दाखिले की गुंजाइश नहीं है। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एक बार फिर गौर कर लीजिए। रीना लैनी भी बड़ी मिजाजदार औरत थी। इसने मेरे जैनी भक्तों वाले लिबास को कोई अहमियत नहीं दी। दरअसल गुजरात के शहरों में इस हुलिये के जैनी भगत आम तौर पर देखने को मिलते हैं। ज़रा तुर्श लहजे में कहने लगी, सर मैंने गौर करके ही आपको बताया है, आई एम सॉरी। अब मैंने अपने रवैये में थोड़ी नरमी पैदा कर ली। मेरी हिकमत अमली भी यही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम बात यह है कि मेरी कज़न को आपके सेंटर में रक्स की तालीम हासिल करने का बेहद शौक़ है। वो आपकी ज़बरदस्त फ़ैन है। अगर आपने उसे दाखिल ना किया तो उसे ज़बरदस्त सदमा होगा। मेरे नर्म लहजे का रीना लैनी पर असर हुआ। वो भी थोड़ा मुस्कुराई और कहने लगी, आप 2-1 दिन रुक जाएं। आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैंने उसे अपने होटल का बताया तो वो इससे भी मुतासिर हुई, क्योंकि ट्राइडेंट होटल महंगा 5 स्टार होटल था। सर को अस्बात के अंदाज में हिलाते हुए बोली, आई सी। मुझे मीनाक्षी का इंतज़ार था। चंद्रिका ने कहा था कि जिस रात तुम साराबाई डांस सेंटर जाओगे, मीनाक्षी उसी रात वहाँ ज़रूर आएगी। और चंद्रिका की बातें सही हो रही थीं। मैंने रीना लैनी से पूछा, क्या वो स्टूडेंट्स को यहीं रक्स की तालीम देती हैं? उसने कहा, क्लासेस ऊपर वाले कमरे में लगती हैं। ऊपर वाले कमरे से तबले और हारमोनियम की हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी थीं। तब मैंने रीना लैनी देवी को अपने बारे में बताया कि मैं दिल्ली के एक हिंदू घराने में पैदा हुआ था। बचपन में माता पिता गुजर गए। मेरे अंकल ने मेरी परवरिश की और बनारस यूनिवर्सिटी से मैंने एमए फ़िज़िक्स में किया। फिर 4 साल अमेरिका में तालीम हासिल की, लेकिन बचपन से ही तबीयत और जहन जैन धर्म की तरफ लगा हुआ था।
फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और जंगलों में निकल गया और 4 बरस तक जंगलों में साधुओं संतों के साथ रहा। हिंदू और जैन धर्म का ज्ञान हासिल किया और अब अपनी जिंदगी जैन मत के प्रचार के लिए वक्फ कर दी है। इसके बाद मैंने योगा, कर्मकांड, मौसीकी, रक्स, चारों वेदों, उपनिषदों और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अंग्रेजी में ऐसी बातें की कि रीना लैनी पर इसका बहुत असर हुआ। अब वो मेरी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो गई थी और मेरी हर बात को गौर से सुनने लगी थी। यही मैं चाहता था। वो मुझे ऊपर वाले हाल कमरे में ले गई जहाँ लड़कियां महाराज से डांस की तालीम हासिल कर रही थीं। तानपुरा छिड़ा हुआ था, हारमोनियम पर लहरा बज रहा था और 4-5 लड़कियां साड़ियों के पल्लू पेट के साथ लपेटे कथक रक्स कर रही थीं। मैंने रीना लैनी से पूछा, क्या तुम भारतनाट्यम रक्स की तालीम भी देती हो? उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं महाराज, भारतनाट्यम रक्स ही तो असल भारतवर्ष का रक्स है। कथक रक्स का तो मुगल बादशाहों ने रिवाज दिया था। वो ठीक कह रही थी। कथक रक्स खैर से मुसलमान बादशाहों ने औरंगजेब के ज़माने के बाद ईजाद किया था और इसी रक्स ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत को डुबो दिया था। मैंने रक्स करती लड़कियों को बड़े गौर से देखा। इनमें अहमदाबाद के रॉ के चीफ मिस्टर पांडे की बेटी मीनाक्षी नहीं थी। मीनाक्षी का चेहरा मुझे अच्छी तरह याद था। करीम भाई ने मुझे इसकी फ़ोटो दिखाई हुई थी। चंद्रिका ने कहा था वो ज़रूर आएगी। मुझे वहां रुककर मीनाक्षी का इंतज़ार करना था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि एक दराज कद की खूबसूरत शक्लो सूरत वाली गंदमी रंग की लड़की बड़ी खूबसूरत रेशमी साड़ी पहने हाल कमरे में दाखिल हुई। इसने सबसे पहले हारमोनियम पर बैठे हुए बूढ़े को नमस्कार कहकर उसके घुटनों और पाँव को छुआ। फिर हमारे करीब आई और रीना लैनी देवी को नमस्कार कहकर उसने घुटनों को हाथ लगाया और मुस्कुराते हुए बोली। वो अंग्रेजी में बात कर रही थी। मैडम सॉरी, आज मुझे देर हो गई। असल में मेरी अपनी गाड़ी की चाबी कहीं गुम हो गई थी। मैं डैडी की गाड़ी में आई हूँ। ये मीनाक्षी थी। मैंने इसे पहचान लिया था। मैं मीनाक्षी की तरफ देख रहा था और दिल में कह रहा था, मीनाक्षी देवी, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब तुम मेरे घुटनों को भी हाथ लगाओगे। मीनाक्षी ने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। वो रीना लैनी से बातें कर रही थी। सोफे पर इसके पास बैठी थी और अपने बालों को सर के पीछे बांध रही थी, जैसे रक्स करने की तैयारी कर रही हो। अचानक मुझे लोबान की तेज खुशबू आई। ये खुशबू हवाई मखलूक और मेरी फर्जी पत्नी चंद्रिका के लिबास से आया करती थी। मैंने यूं ही दाईं तरफ देखा तो चौंक कर रह गया। चंद्रिका मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसने मुझे हाथ बांधकर खामोशी से नमस्कार किया और फिर अपनी बंद मुट्ठी मेरी वास्केट की जेब में डाल दी। मीनाक्षी बदस्तूर रीना लैनी देवी से बातें कर रही थी। लड़कियां रक्स में मसरूफ थीं। किसी ने चंद्रिका को नहीं देखा था। मालूम हुआ कि सिवाय मेरे इसे दूसरा कोई नहीं देख रहा। चंद्रिका ने कहा। चंद्रिका कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मीनाक्षी आज रात ज़रूर आएगी। देख लो, वो आ गई है। इसके बारे में मैंने जो बातें तुम्हें बताई थीं उन्हें याद रखना। मेरी किसी बात का आगे से जवाब न देना, क्योंकि यहाँ सिवाय तुम्हारे ना कोई मुझे देख सकता है और ना ही मेरी आवाज़ सुन रहा है। मीनाक्षी की गाड़ी की चाबी मैंने गुम की थी। वो मैंने तुम्हारी सदरी की जेब में डाल दी है। तुम मीनाक्षी को ये चाबी देकर उस पर इतना असर ज़रूर डाल सकते हो कि उसके बाद वो तुम्हारी हर बात गौर से सुने। मैं चंद्रिका की किसी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। अगर मैं बोलता तो वो सब हैरान होकर मुझे दीवाना समझने लगते कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। चंद्रिका कहने लगी, अब मैं तुम्हारी नज़रों से भी गायब हो जाती हूँ ताकि तुम पूरी तवज्जो से अपने मंसूबे पर अमल कर सको, मगर मैं यहाँ मौजूद हूँ।